हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल माइंड व्यूअर पे। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें मैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में आपको कंप्लीटली स्टडी करवाने वाला हूं। दोस्तों, 1.1 से लेके 1.4 तक की एक्सरसाइज रियल नंबर के अंदर आपके मैथ्स के सिलेबस के अंदर आती है और उसमें से अपन जो 1.1 है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें मोस्टली अपने को HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, उसको कैलकुलेट करना है। और इसमें जो HCF का कॉन्सेप्ट है कैलकुलेट करने का, वो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जो R है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है, और B जो यहाँ पे कांस्टेंट आपको दिया हुआ है उससे छोटा होगा। तो दोस्तों, ये जो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहलाती है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और अब ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है इसका यूज करके अपने को HCF कैलकुलेट करना है। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए सोल्व कर रखा है और इसको मैं अभी आपके सामने समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको 135 एंड 225 इन दोनों का HCF कैलकुलेट करना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से। जैसे ही अपन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से HCF कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने को A, B और R ये तीनों जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो होती है उसमें आपको जो दो नंबर दिए हुए हैं उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो दोस्तों, यहाँ पे 225 135 से बड़ा है तो अपन इसमें अप्लाई करते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे अपने पास में A आता है, यानी जो बड़ा है 225 वो यहाँ आ गया, 135 यहाँ आ गया। क्वेश्चन जिससे अपन को इसको मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ आ गया, प्लस में जो रिमाइंडर बचेगा R वो यहाँ आएगा। तो दोस्तों, 135 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 इंटू 2 यानी कि 270 आता है। तो 270 225 से ज़्यादा होता है तो रिमाइंडर उसमें कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 270 जो है वो 225 से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अपन 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 135 ही आएगा। उसको अपन ने 225 में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका रिमाइंडर बचेगा 90। तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप में अपन जाते हैं। तो ये जिससे अपन ने मल्टीप्लाई किया था 135 वो बन जाता आपका A, और यहाँ पे 90 जो है वो बन जाता आपका B। अब अपन को फिर से इसको कैलकुलेट करने के लिए 90 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 को अगर 1 से करते हैं तो 90 आता है, 2 से करते हैं तो 180 आता है, जो 135 से ज्यादा है। तो इसलिए अपन 135 के 90 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 बन जा 90, और 135 को 90 से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका बचता है 45। तो यहाँ पे आपका R हो जाएगा 45। नेक्स्ट अपन थर्ड स्टेप में जाते हैं। तो यहाँ पे 90 जो था वो अब A बन जाता है, और यहाँ पे 45 R जो था वो यहाँ पे D बन जाता है। अब ये 45 को अपन अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर बचता है आपका 0। तो दोस्तों, जब भी आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से कैलकुलेशन करनी होती है HCF की, तो अपन वहां तक सोल्व करते हैं जहां तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अपने पास में 225 और 135 तो जो था उसको अपन ने यहाँ तक सोल्व किया कि रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आया तो उस टाइम पे जो B था वो 45 था। तो यही क्या होता है, इन दोनों का HCF होता है। तो दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से आपको कैलकुलेशन करके और HCF कैलकुलेट करते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस टाइम पे जो B की वैल्यू होती है वही आपका HCF होता है। जी हाँ दोस्तों, 1.2 एक्सरसाइज जो फर्स्ट चैप्टर की है उसके अंदर आपको सोल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM। दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM को अपन एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें दोनों ही चीज़ें आपको मिलती है। तो 26 और 91 का आपको कैलकुलेशन करनी है LCM की, लेकिन LCM फाइंड करने के लिए आपको पहले निकालना पड़ता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व करने के लिए आपको पहले 26 को डिवाइड करना है। 26 को अपन सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये होता है 13 टाइम। फिर 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ये 13 से ही होता है, तो इसलिए 13 से डिवाइड करेंगे तो आता है 1। तो दोस्तों, ऐसे अपन डिवाइड करके और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और ये कब तक करते हैं, जब तक 1 नहीं आता है तब तक। तो इसलिए यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13। इसी तरीके से आपको जो है वो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और 91 को अपन डिवाइड करेंगे तो ये
1 2 3 4 5 6 तक इसी से भी डिवाइड नहीं होता है, सीधा 7 से डिवाइड होता है 13 टाइम। और फिर 13 जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, सीधा 13 से ही डिवाइड होता है, तो ये होता है आपका 1 टाइम। तो इसलिए जो यहाँ 91 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है आपका 7 × 13। अब दोस्तों अपन को ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद में इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें से जो कॉमन है, यानी कि यहाँ पे अपन ने देखा कि ये 13 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसको अपन लिखते हैं 1 टाइम, और बाकी जितना भी बचता है वो एज इट इज आ जाता है पूरा। और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आती है वो होता है आपका एलसीएम। दोस्तों ये बात जो है वो आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास में जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको लिखना है एक बार और बाकी जो है उसको लिखना है पूरा, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है वो होता है आपका एलसीएम। जी हाँ दोस्तों, थर्ड 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट स्टडी करना है वो है रेशनल और इरेशनल नंबर। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के अंदर रियल नंबर की बात अपन कर रहे हैं और रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर जो होता है वो आपको 1.3 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर स्टडी करना है। और अपन बात करें कि रेशनल और इरेशनल होता क्या है, तो दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर आपका कहलाता है रेशनल नंबर। याद रखने की बात जो है वो ये है कि P/Q की फॉर्म में अगर आप कोई नंबर को लिख सकते हो तो वो रेशनल नंबर होता है जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप P/Q की फॉर्म में अगर किसी चीज़ को नहीं लिख पाते हो तो वो इरेशनल नंबर जो है वो कहलाता है। दोस्तों आगे बात करें अपन फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 का जो है उसमें आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, यानी कि √5 जो है वो इरेशनल है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो दोस्तों शुरुआत में अपन को सबसे पहले सपोज करना है कि √5 जो है वो रेशनल है, यानी कि अपने को जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट अपन ने सपोज कर लिया है, यानी कि √5 इरेशनल है ये प्रूफ करना है तो अपन ने इसका उल्टा सपोज किया है, सपोज √5 इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो अपन को ये P/Q की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि A/B = √5। अब जैसे ही आपने इस b को उधर भेजा तो आपके पास में A = B√5 हो गया। अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि आपके पास में इधर का स्क्वायर हो गया A² और इधर का स्क्वायर हो गया B² और √5 का स्क्वायर हुआ तो ये क्या हो गया 5, यानी A² आ गया 5B²। अब आप यहाँ पे देखते हो कि A² है उसको आप इधर से डिवाइड करते हो 5 से, तो A² क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो A² इज डिविजिबल बाय 5, हेंस B will also divisible by 5, यानी कि A² और B² यानी A और B दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर A और B दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब 5 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। और जो बात आपने सपोज की थी, सपोज दैट √5 इज रेशनल, उसका कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है वो यहाँ पे अपन को मिलता है, और कॉन्ट्राडिक्शन मिलने की वजह से अपने पास में जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो जाता है, यानी 5 देन अजम्पशन इज रॉन्ग। सो अपन ने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ये रेशनल नहीं है तो ये क्या है इरेशनल है। तो दोस्तों ये हेंस प्रूव हो जाता है। दोस्तों लास्ट जो है 1.4 चैप्टर जो है इस एक्सरसाइज के अंदर, उसमें अपने को मिलता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट। 10th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज का 1.4 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर अपने को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को आइडेंटिफाई करना होता है। तो दोस्तों इसमें जो कॉन्सेप्ट अपने को यूज़ करना है उसको देखना ये है कि आपके पास में कोई भी जो क्वेश्चन है उसमें जो टर्म दे रखी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दी हुई होगी, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो टर्म दी हुई है उसमें आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के अंदर आपको उसको देखना है कि वो अगर बनता है तब तो वो होगा टर्मिनेटिंग, अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के अंदर अगर नहीं बनता है तो वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अपन फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके थ्रू इसको समझते हैं। तो आपके पास में 13/3125 दे रखा है, और इसमें जो ये है वो है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब इस डिनोमिनेटर को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व करते हैं तो 3125 जो है इक्वल टू ये आता है 5 की पावर 5, यानी कि अगर अपन इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, तो ये आता है आपका 13/2
2 की पावर 0 है और 5 की पावर 5 है, यानी कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होता तो ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों ये जो थे आपके वो 1.1 से लेके और 1.1 से लेके और 1.4 तक के जो कॉन्सेप्ट प्लस जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो के थ्रू जो है वो आप 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज मैथ्स की 10th क्लास की अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके, और मेरे नंबर जो है इसमें दिए हुए हैं तो व्हाट्सअप करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।